कि मेन अपीलें क्या हैं और सज़ाओं की मुअत्तली क्या है, क्यों अदालत जानबूझकर मेन अपीलें सुनना चाह रही है, सज़ाओं की मुअत्तली नहीं सुनना चाह रही। आज इसमें क्या बातचीत हुई ये भी बताएंगे, लेकिन याद रखिए कि इसमें 2 जजेस हैं जो इस केस को सुन रहे हैं। एक तो जस्टिस सरफराज डोगर जो 15वें नंबर के जज थे, लाहौर हाई कोर्ट से उठाकर उन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। जस्टिस कियानी जिनका कल ही तबादला किया गया है, ट्रांसफ़र की गई है, उनको असल में चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन उन्हें अब लाहौर भेज दिया गया है। लाहौर में भी शायद उन्हें मेन बेंच के अंदर ना रखा जाए, बल्कि बहावलपुर या ऐसे किसी दूर दराज के बेंच में भेजा जाएगा, ताकि उनसे पूरी तरह बदला लिया जाए उनकी असूल पसंदी का। तो एक तरफ तो जस्टिस सरफराज डोगर, उनको चीफ जस्टिस बना दिया, बाकी तमाम जजेस को उनके सच की सजा दे दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। साथ ही साथ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की जो अहलियाँ हैं उनको प्रमोशंस भी दी और उनकी निचले ग्रेड से ऊपर वाले ग्रेड के अंदर तकर्री भी कर दी। मतलब जब वो ग्रेड 20वें में है तो उनकी तकर्री जो है वो ग्रेड 21 या 22 की पोजीशन पर कर दी। तो उन्हें मुकम्मल तौर पर नवाज दिया और अब जाहिर है वो उसका रिवॉर्ड पे करेंगे या उसकी कीमत वापस अदा करेंगे चौधरी निज़ामुद्दीन को उनकी मर्जी के फैसले करके। दूसरे हैं जस्टिस आसिफ। जस्टिस आसिफ वो हैं जिनके बेटे ने लैंड क्रूजर के अंदर 2 बच्चियों को कुचल कर ब्लू एरिया या इस्लामाबाद के अंदर कत्ल कर दिया था। उस बच्चे के पास ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं था क्योंकि वो अंडर एज था, और बाद में पता चला कि वो जो लैंड क्रूजर थी वो भी इलीगल थी, मतलब कस्टम उसका पेड नहीं था। स्टैब्लिशमेंट ने जस्टिस आसिफ को भी इस्लामाबाद के इस इंसिडेंट से ऐसे निकाला, उनके बेटे को और उन्हें, जैसे मक्खन में से बाल निकाला जाता है। दोनों जजेस जो हैं वो अब पूरी कीमत अदा करेंगे इमरान खान के खिलाफ फैसले करने में। याद कीजिए जो 6 जजेस ने पहले खत लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वाज़े बताया था कि कैसे ISI ने एक जज के साले को अगवा किया, उसके नाजुक अज़ा के ऊपर करंट लगाया, और वजह यह थी कि वो ये बयान दे कि जज साहब करप्ट हैं, ताकि जज पर प्रेशर बने और जज जो है वो उनकी मर्जी के फैसले इमरान खान के खिलाफ करे। इसी तरह एक जज और उनकी बेगम के बेडरूम के अंदर कैमरा भी लगाया गया था। मकसद क्या था वो आप सबको पता है। अब आगे बढ़ते हैं, आज हुआ क्या। आज जो केस था जिसकी समाअत थी उसमें बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब से मुझे मुलाकात में जो बातचीत मेरी हुई है मैं वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। इमरान खान ने कहा कि उन्हें 22 घंटे तक कैद तन्हाई में रखा जाता है, यहाँ तक कि कोई मेरे सलाम का जवाब भी नहीं देता। बुशरा बीबी को 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है। ये बैरिस्टर सलमान सफदर बता रहे हैं अदालत को जो हाल ही में उनकी मुलाकात हुई। वो कहते हैं कि मेरी 9 अप्रैल को इमरान खान से 65 मिनट की मुलाकात हुई, लेकिन सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने मेरे कहने के बावजूद बुशरा बीबी से मेरी मुलाकात नहीं करवाई। बुशरा बीबी से मेरी आखिरी मुलाकात दिसंबर 2025 में हुई थी, इसके बाद मिलने नहीं दिया गया। ये उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी का जो असल अहवाल है वो मैं आपके सामने नहीं रख सकता कि वो कितना उनके साथ बदतरीन सलूक है। सिर्फ मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई जेल में, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों की आंखें जेल में ख़राब हो गई हैं। अब तो ये हर एक सवाल कर रहा है कि जेल में ऐसा क्या वायरस है कि दोनों मियाँ बीवी की आंखें ख़राब हो गई हैं। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान ने मुझे हदायत दी है कि अगर सज़ा मुअत्तली दरखास्तों पर पहले फैसला कर दिया जाता है तो फिर सज़ा के खिलाफ अपीलों पर दलाइल देने के लिए तैयार हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर के मुताबिक चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ के बेंच के सामने उन्होंने कहा कि पहले सज़ा मुअत्तली की जो दरखास्तें हैं वो सुन लें, फिर मेन अपीलों की तरफ जाएं। मुझे इमरान खान साहब ने इसी चीज़ का इख्तियार दिया है या इसी चीज़ की बातचीत की है, लेकिन अदालत बज़िद है कि हम मेन अपील सुनेंगे, क्योंकि अगर सज़ा मुअत्तली सुने तो बुशरा बीबी को फौरी रिहा करना पड़ता है। क्योंकि रिहाई नहीं देनी, इसलिए सज़ाओं की मुअत्तली की दरखास्तें जो हैं वो सुनने को तैयार नहीं है, जो कानूनी तौर पर उन दोनों का हक बनता है। अब नहीं, अब से 6 महीने बल्कि 1 साल पहले इन एप्लीकेशंस को सुना जाना चाहिए था। बज़िद है अदालत कि हमने नहीं सुनना और हमने मेन अपील सुननी है, क्योंकि मेन अपील को रिजेक्ट करेंगे, फिर ऊपर आईनी अदालत में जाएगी, वहाँ से रिजेक्ट करवाएंगे और इमरान खान को जेल के अंदर ही रखेंगे। इसलिए अदालत बार बार बज़िद है कि हमने मेन अपील सुननी है, हमने आपकी सज़ाओं की मुअत्तली को नहीं सुनना। वैसे तो जिस तरह फॉर्म 47 के ये नताइज निकालते हैं, इन्होंने जो सज़ाओं की मुअत्तली की अपील है वो भी तो फैसला इन्हीं जजेस ने करना है, लेकिन ज़ाहिर है शर्मिंदा ज़्यादा होंगे, उसमें कानून ज़्यादा तोड़ना पड़ेगा। शर्म तो वैसे है नहीं, लेकिन चलें फिर भी उनको लगता है कि खुलेआम कानून जो है उसका इस्तेसाल करना पड़ेगा, तो इसलिए बेहतर है मेन अपीलें सुन के रिजेक्ट करते हैं, उस पर हमें क्रिटिसिज्म शायद कम आएगा। तो ये अब सूरत हाल बनी हुई है। फिर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने वहाँ कहा कि पिछली दफ़ा वज़ीर आला KP ने ये एतराज़ किया कि मैंने उनके सलाम का जवाब नहीं दिया, तो मैं अब दे देता हूँ। कई हफ्तों के बाद उन्हें याद आया, खैर उन्होंने कहा मैं अब दे देता हूँ सुहेल अफरीदी साहब को वालेकुम अस्सलाम। तो वहाँ पर ठट्ठा उड़ा पूरी अदालत के अंदर, कहके लगे इस बात के ऊपर कि वाह 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 जस्टिस साहब ने क्या काम किया। ना जस्टिस साहब को शर्म आई, ना सामने बैठे कहके लगाने वालों को शर्म आई कि ये किस चीज़ के ऊपर कहके लग रहे हैं कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर अदालत में एक जज को सलाम कहता है और उसका जवाब नहीं देता, और कहीं या तो फिर ना दें, अभी भी ना दें। अगर आपको कानूनी तौर पर लगता है कि आपका जवाब देना नहीं बनता तो फिर अभी भी ना दें। कई हफ्तों के बाद वो उसका जवाब देते हैं और अदालत के अंदर कहके लगते हैं। तो ये आज सब कुछ अदालत के अंदर हुआ। फिर सलमान सफदर साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान साहब की आंख की बिनाई 85% जा चुकी है, वो तकलीफ में है।
इस कौम के लिए सब सख्तियां तकालीफ वो बर्दाश्त कर रहे हैं। इमरान खान का कहना है कि मैं मर्द हूं, सब बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मेरी अहलिया को 24 घंटे एक कमरे में बंद किया हुआ है, इनको टॉर्चर किया जा रहा है, ये बिल्कुल बर्दाश्त में नहीं। इमरान खान एक बार फिर बता रहे हैं कि मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन एक औरत के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन आपको पता है कि हमारे हाफिज़ साहब तो कुरान करीम के हाफिज़ भी हैं, कुरान की आयात भी सुनाते हैं। मुझे नहीं पता कहाँ कुरान में लिखा है कि औरतों के साथ आप ये सलूक कर सकते हैं। मुझे ये भी नहीं पता कि जो मॉडर्न दुनिया के कवानीन हैं वहाँ औरतों के साथ इस सलूक की कहाँ पर इजाज़त है। मुझे ये भी नहीं पता कि बुशरा बीबी का जो रेटिनल डिटैचमेंट और उसकी अब ट्रीटमेंट हो रहा है, जिसका मतलब आँख की बिनाई मुकम्मल ही तकरीबन जाना है, उस पर पाकिस्तान की जो फैं क्लास है, जो मोमबत्ती माफिया है, जो NGO माफिया है, जो हमेशा औरतों की इंपावरमेंट की बात करते हैं, वो आज कहाँ हैं। ना डॉक्टर यास्मीन राशिद के लिए वो औरतें बोलती हैं, ना आपको कोई एहतजाज करते हुए नजर आते हैं, ना आपको यहाँ औरत मार्च नजर आता है। कोई डॉक्टर यास्मीन राशिद और जो बुशरा बीबी हैं उनके हक के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, और बल्कि ईमान मजारी के लिए भी आप देखें तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। इससे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ये जितना भी फैं क्लास और मोमबत्ती माफिया और NGOs हैं, ये वही काम करती हैं जो इनके वेस्टर्न मास्टर्स कहते हैं, वेस्ट में बैठे हुए, और पाकिस्तान में बैठे हुए चौधरी निज़ामुद्दीन कहते हैं। हाँ, अगर इनके जो फाइनेंसियर हैं, मतलब के स्पॉन्सर्स हैं, जो वेस्ट में बैठे हुए हैं, उनकी चौधरी निज़ामुद्दीन से उन दिनों में बीच में आपको पता सर्द गर्म पीरियड आते रहते हैं, चौधरी निज़ामुद्दीन से उनकी नाबंदी हो, पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल से उनकी नाबंदी हो, तो फिर ये मोमबत्ती माफिया थोड़ी बहुत उनके खिलाफ भी बात करते हैं, कोई जलसा जुलूस मोर्चा उनके खिलाफ भी लगाते हैं, क्योंकि पीछे इनके एम्बेसीज खड़ी होती हैं पूरी तरह से। तो उस तरह से इनकी कैद वगैरह उस वक्त नहीं की जा सकती, क्योंकि फिर वेस्टर्न गवर्नमेंट्स बहुत शोर मचा देती हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर जनरल्स की और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स की आपस में किकली पड़ रही हो, जैसे आपको पता है कि कॉमनवेल्थ ने भी इलेक्शन चोरी की रिपोर्ट छुपाई और यूरोपीय यूनियन अभी तक छुपा के बैठा हुआ है, जब इनकी किकली पड़ रही हो, मतलब कि ये एक दूसरे के अंदर घी शक्कर हों, वेस्टर्न पावर्स और पाकिस्तान के जनरल्स, तो फिर आप ईमान मजारी को उठाकर अंदर फेंकें या जो मर्जी करें, फिर कोई पूछने वाला नहीं है। ना डॉक्टर यास्मीन राशिद का हवाल और ना ही बुशरा बीबी का हवाल, ना ये औरत मार्च वाले बोलेंगे, ना ये मोमबत्ती माफिया बोलेंगे, ना ये कोई NGO बोलेगी, क्योंकि इस वक्त मैंने जैसे आपको कहा कि सभी का एजेंडा एक है, और सभी का एजेंडा वही है जो इस वक्त आसिम मुनीर साहब का एजेंडा है, और आसिम मुनीर साहब का एजेंडा वो है जो बड़े साहब का एजेंडा है। तो मामला इस तरह पूरी दुनिया में इनके जो मफादात हैं उनके मुताबिक चल रहा है, इसलिए इस वक्त इंसाफ के लिए, इंसानी हकूक के लिए कोई आवाज़ बुलंद नहीं करना चाहता। अगली खबर बहुत ही हैरान कुन भी है और परेशान कुन भी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राणा की आज की खबर है कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर 2.4 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है सिक्योरिटी सिस्टम लगाने की। तो फिर इसमें हैरान कुन बात क्या है या परेशान कुन क्या है? परेशान कुन ये है कि लोग ये सोचते हैं कि ये जो सिक्योरिटी सिस्टम पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर लगेगा, इसकी एक्सेस डायरेक्टली अमेरिका और इसराइल के पास होगी। कहा तो ये जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर ये एक डिटेक्शन सिस्टम लगेगा जो क्रिमिनल्स को और ऐसे थ्रेट्स जो दूसरी दुनिया के ममालिक को भी हों, मसलन दहशतगर्द हैं,